नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन पुस्तक का अध्याय 9 अधिकार। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कानूनी अधिकार। यह अधिकारों का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने अधिकारों की परिभाषा, अधिकारों का अर्थ, अधिकारों का महत्व और अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। और अब हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों कानूनी अधिकार के बारे में। कानूनी अधिकार क्या होते हैं जो हमें कानून के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जिन अधिकारों को कानून मान्यता देता है उन्हें कानूनी अधिकार कहते हैं। इसको मानने वाले जो विचारक हैं वो जर्मी बेंथम, जॉन ऑस्टिन हैं, जो कानूनी अधिकार को प्रतिपादित करते हैं। जर्मी बेंथम 1748 से 1832 के जीवन काल में रहे और इसी प्रकार से जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 में। इन विद्वानों के मतानुसार मनुष्य का कोई भी अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। विद्यार्थियों, ये विद्वान अधिकारों के प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। ये अधिकारों के कानूनी अधिकार को अधिक प्रेफर करते हैं, मान्यता देते हैं। अधिकार वास्तव में राज्य की देन होते हैं। राज्य मुझे जिन कार्यों की स्वतंत्रता दे वे सब मेरे अधिकार हैं। इनका कहना यह है कि राज्य जो हमें कार्य करने की स्वतंत्रता देता है वही हमें अधिकार प्रदान करता है, वही हमारे अधिकार होते हैं। जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, परिवार का अधिकार, भाषण और लेखन का अधिकार, ये सभी अधिकार कानूनी सीमाओं के भीतर ही हम इनका उपभोग कर सकते हैं, ऐसा जर्मी बेंथम और जॉन ऑस्टिन कहते हैं। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत दो प्रकार के अधिकारों की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों, दो प्रकार के अधिकार कौन से? प्रथम वे अधिकार जो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि प्रत्येक देश के संविधान के द्वारा कुछ कुछ अधिकार जो हैं व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। हम बात कर सकते हैं इसमें भारत के संविधान, जिसमें हम स्पष्ट रूप से यह घोषणा करता है कि जिसे बंदी बनाया गया है उसे शीघ्र से शीघ्र बंदी बनाए जाने का कारण बताया जाए। इसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत रखते हैं। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश वह आदेश होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, अर्थात उसे बंदी बनाए जाने के कारण को स्पष्ट करना होता है। इसी प्रकार बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार भी होता है। इन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारों को लागू कराने के लिए नागरिक न्यायालयों की शरण भी ले सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध और आदि लेख जो है जारी कर सकता है। इन सभी लेखों को हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत रखते हैं, जिसे B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। दूसरी बात हम इसमें ये करते हैं, सिद्धांत उन अधिकारों की ओर संकेत करता है कि हमें इसलिए जो हमें इसलिए उपलब्ध होते हैं क्योंकि कुछ खास किस्म के कार्य राज्य के कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, किस किस्म की पुस्तकें पढ़ता है, अपने बच्चों को किस तरह के स्कूलों में भेजता है और किस इलाके में रहना पसंद करता है, ये सभी कार्य राज्य के हस्तक्षेप से बाहर है। इसलिए इन्हें भी हम व्यक्ति के कानूनी अधिकार ही मान सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, राज्य व्यक्ति के निजी कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है कि वह क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, क्या पुस्तक पढ़ता है, उसके बच्चे कहाँ स्कूल में पढ़ने जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, उसकी पसंद नापसंद, इन सभी चीजों के बारे में राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत ये दो प्रकार के अधिकार रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का मूल्यांकन। जैसा कि आमतौर पर यही कहा जाता है कि कोई भी मांग तब तक अधिकार का रूप ग्रहण नहीं करती है जब तक उसे राज्य की स्वीकृति न मिल जाए। पर इन सिद्धांतों में भी कई त्रुटियां हैं।
जैसे लॉस्की के अनुसार कानूनी अधिकारों का सिद्धांत व्यक्ति के वास्तविक अधिकारों को तो बतलाता है, पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि अमुक अधिकार न्याय संगत है या नहीं है। जैसे हम उदाहरण ले, कानून के माध्यम से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति चलती रही है, कानून के माध्यम से, जिसके फलस्वरूप लाखों लोगों को मानव अधिकारों से वंचित किया गया। अर्थात कानून अनुचित या अन्यायपूर्ण भी हो सकता है, इसलिए कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कानूनी मान्यता के बावजूद न्याय संगत नहीं कहलाते। दूसरी ओर कई ऐसी मांगे भी होती हैं विद्यार्थियों जो कानूनन मान्य न होने पर भी अधिकार ही कहलाती हैं। इसलिए लास्की का यह कहना कि दो तरह के अधिकार, एक वे जिन्हें राज्य की मान्यता मिल गई है और दूसरे वे जिन्हें मान्यता दिलाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन में यह बताया गया है कि कुछ अधिकार जो कानून की तरफ से भी दिए जाते हैं, वो अधिकार हमारे लिए न्याय संगत है या नहीं है, वो क्या हमारे लिए अनुचित है, इन सब का भी नागरिकों को ज्ञान होना चाहिए और उनका विरोध करने का अधिकार भी हमें कानून के माध्यम से ही हमें मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आलोचक कहते हैं कि कानूनी अधिकार भी पूरी तरह से पूर्ण अधिकार नहीं होते। इसी प्रकार से लास्की का सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत जिस प्रकार प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत पूर्णतया दोष रहित नहीं था, वैसे ही कानूनी सिद्धांत में भी कुछ त्रुटियां अवश्य थी। इसलिए 19वीं सदी के अंत में टी.एच. ग्रीन जैसे दार्शनिकों ने इस सिद्धांत पर बल दिया कि अधिकारों का केवल कानूनी पक्ष ही नहीं है, उनका एक नैतिक पक्ष भी होता है। इसमें यह बताया गया है विद्यार्थियों की लास्की का सामाजिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंतर्गत कि प्राकृतिक अधिकार जिस प्रकार से पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार से कानूनी सिद्धांत में भी कुछ ना कुछ त्रुटियां अवश्य हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में टी.एच. ग्रीन जो ऐसे दार्शनिक जिन्होंने अधिकारों का केवल कानूनी पक्ष ही नहीं बल्कि नैतिक पक्ष को भी सम्मिलित किया है, अर्थात व्यक्ति की उन मांगों को ही समाज या राज्य का समर्थन मिल सकता है जो नैतिक दृष्टि से उचित हो। 20वीं शताब्दी के महान विचारक हेराल्ड लॉस्की ने अधिकारों के साथ समाजवाद और व्यक्तित्व के विकास की बात जोड़ी है। उन्होंने यह भी कहा है विद्यार्थियों की अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना साधारणतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि लास्की ये कहना चाहते हैं कि अधिकारों के साथ समाजवाद और व्यक्तित्व के विकास दोनों की बात आवश्यक होती है, और अधिकार जो होते हैं वो सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण दशाएं होती हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। लास्की ने व्यक्ति की सभी उचित मांगों को अधिकार माना है, भले ही उन्हें राज्य की स्वीकृति न मिली हो। इंग्लैंड की आम जनता जब वह मांग कर रही थी कि उसे वोट देने का हक दिया जाए, तो उसकी इस मांग को अधिकार ही माना जाएगा, भले ही उस समय तक राज्य ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया हो। लेकिन वोट देने का अधिकार जो है वो जो इंग्लैंड में मांग की गई थी वोट देने के अधिकार की, ये मांग भी जो है एक अधिकार के रूप में ही मानी जाएगी। इसी प्रकार से विद्यार्थियों अधिकारों के स्वरूप और विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो लॉस्की ने अधिकारों की इन विशेषताओं पर बल दिया। पहला, अधिकारों का सभी नागरिकों के लिए समान महत्व होता है, जैसे विचार या मजहब की आजादी, मतलब विचार अपने बोलने की आजादी, और मजहब यानी धर्म की आजादी, और कुछ खास वर्गों को ही प्राप्त नहीं होनी चाहिए बल्कि सभी के लिए आवश्यक होती है। सभी को बोलने की, अपने विचारों को प्रदर्शित करने की, प्रकाशित करवाने की और धर्म का पालन करने की आजादी सभी को प्राप्त होनी चाहिए। काल यानी समय और देश के अनुसार अधिकारों का स्वरूप बदल जाता है। हर देश के संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त दिए गए हैं, सभी को उस देश की परिस्थितियों के अनुसार ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अर्थात काल और देश के अनुसार अधिकारों का स्वरूप जो है वो विभिन्न प्रकार का, यानी कि अलग अलग प्रकार का, यह स्वरूप जो है विभिन्न अलग अलग प्रकार का होता है। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है।
बिल्कुल सही बात है। जब तक नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा, तब तक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि एक व्यक्ति अपने अधिकारों का जिस प्रकार से प्रयोग करता है, यदि वैसे ही अगला व्यक्ति अन्य व्यक्ति अधिकारों का प्रयोग करेगा, तो निश्चित ही अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी ध्यान रखेगा, तो निश्चित रूप से समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। जो व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य नहीं कर रहा है, उसे रोटी खाने का भी कोई अधिकार